मैं मुकेश कुमार 12th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, इस लेक्चर में जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है प्रथम कोटि अपक्रिया। इस लेक्चर में बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रथम कोटि अपक्रिया क्या है और प्रथम कोटि अपक्रिया का वेग समीकरण कैसे ड्राइव करते हैं और प्रथम कोटि अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक कैसे निकालते हैं। इन सब के बारे में विस्तार से मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए इसका नोट्स तैयार करने के लिए और इसको समझने के लिए। तो बच्चों, अब आपको मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूं कि प्रथम कोटि अपक्रिया क्या है। आप अलर्ट होके बैठ जाइए, कंसंट्रेट होके बैठ जाइए ताकि आपको ये सब लेक्चर वीडियो देखते समय ही तैयार हो जाए। बच्चों, ऐसी अपक्रिया जिसका वेग केवल एक अपकारक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है उसको प्रथम कोटि अपक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी अपक्रिया जिसका वेग केवल एक अपकारक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है प्रथम कोटि अपक्रिया कहलाती है। जैसे बच्चों मैं अगर आपसे कहूं CH3COO2H5, ये बच्चों है एथिल एसीटेट। यहाँ बच्चों मैं एथिल एसीटेट की अपक्रिया कराने जा रहा हूँ वाटर से, और ये अपक्रिया बच्चों होती है सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में। जब एथिल एसीटेट जल से अपक्रिया करता है तो बच्चों दो उत्पाद हमें मिलते हैं। एक तो मिलता है CH3COOH और दूसरा मिलता है C2H5OH। आप समझ रहे होंगे ये है एसिटिक अम्ल, ये है एथिल अल्कोहल। अब बच्चों यहाँ हमें उत्पाद क्या बनते हैं इससे मतलब नहीं है, हमें देखना है कि ये अपक्रिया कितने कोट की है। बच्चों मैं आपको बता चुका हूं पिछले लेक्चर्स में कि अपक्रिया की कोट प्रयोग वृत्त के आधार पर ज्ञात की जाती है। तो बच्चों जब प्रयोग वृत्त के आधार पर इस अपक्रिया का अध्ययन किया गया तो पाया गया कि इस अपक्रिया का वेग इन दो अपकारकों में से केवल एथिल एसीटेट अपकारक के सांद्रण पर डिपेंड करता है, जल के सांद्रण पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस वजह से इस अपक्रिया की कोटि एक होती है। कितनी होती है? एक होती है, यानी कि ये प्रथम कोटि अपक्रिया है। प्रथम कोटि अपक्रिया है, ठीक है। किस कोट की अपक्रिया है? प्रथम कोट की अपक्रिया है। इस अपक्रिया का वेग केवल CH3COOC2H5 के सांद्रण पर क्या करता है बच्चों? निर्भर करता है। अतः यह कैसी अपक्रिया बच्चों? प्रथम कोटि अपक्रिया है। अतः यह प्रथम कोटि अपक्रिया है, ठीक। और ये जानकारी कैसे होती है बच्चों? प्रयोग वृत्त के आधार पर। चाहे बच्चों यहां पे इसको ऐड कर लो, प्रयोग विधि के आधार पर यह ज्ञात होता है कि, ठीक। अब ये सेंटेंस हमारा हो गया कंप्लीट। एक और एग्जांपल बच्चों लेते हैं, C12H22O11। बच्चों ये क्या है? ये है हमारा सुक्रोज, और सुक्रोज की भी अपक्रिया हम करा रहे हैं वाटर से, और इसकी भी ये अपक्रिया जो है सुक्रोज की वाटर से जो अपक्रिया है ये भी H2SO4 की प्रेजेंस में होती है, यानी कि यहाँ हो रहा है सुक्रोज का जल अपघटन। तो हमें दो उत्पाद मिलते हैं, C6H12O6
इसको बच्चों ग्लूकोज कहते हैं। और इसी अणुसूत्र वाला एक दूसरा उत्पाद मिलता है जिसको कहते हैं फ्रक्टोज। बच्चों ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों के अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न होते हैं, वो एक अलग इशू है। और जैव अणु जब चैप्टर में आपको समझाऊंगा पढ़ाऊंगा उस समय इन दोनों का संरचना सूत्र बताऊंगा कि किस तरह से दोनों एक दूसरे से डिफर है। यहाँ बच्चों केवल हम कोट का अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों इस अपक्रिया का भी प्रयोग वित्त के आधार पर जब अध्ययन किया जाता है तो पता चलता है कि इस अपक्रिया का वेग इन दोनों अपकारकों में से केवल सुक्रोज अपकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। तो इस वजह से ये अपक्रिया भी प्रथम कोटि अपक्रिया है। क्या है बच्चों, यही बात रिपीट करनी है। प्रयोग विधि के आधार पर यह ज्ञात होता है कि इस अपक्रिया का वेग केवल C12H22O11 के सांद्रण पर निर्भर करता है। सांद्रण पर निर्भर करता है। अतः यह प्रथम कोटि अपक्रिया है। प्रथम कोटि अपक्रिया है। ठीक, तो बच्चों ये दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने जो रिप्रेजेंट किए हैं इससे आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि ऐसी अपक्रिया जिसका वेग केवल एक अपकारक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है प्रथम कोटि अपक्रिया कहलाती है। इसको भी राइट डाउन कर लेते हैं। वह अपक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है क्या कहलाती बच्चों, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। कहलाती है। तो ये बच्चों इसकी बन गई प्यारी सी डेफिनेशन। अब बच्चों मुझे उम्मीद है आपको प्रथम कोटि अपक्रिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट करें। बच्चों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रथम कोटि अपक्रिया का वेग समीकरण कैसे ड्राइव करते हैं। देखिए बच्चों कंसंट्रेट होके देखिए बोर्ड पर, मैंने हेडिंग डाल रखा है प्रथम कोटि अपक्रिया का वेग समीकरण। यहां हम प्रथम कोटि की एक अपक्रिया सपोज करेंगे और उसको बेस मान करके हम इसका वेलोसिटी इक्वेशन डिराइव करेंगे। देखिए बच्चों, माना कोई प्रथम कोटि अपक्रिया
निम्न प्रकार होती है। मान लिया कि ए अभिकारक है और इससे बन रहा है उत्पाद, प्रोडक्ट, और ये अपक्रिया है प्रथम कोट की। मान लिया कि जब अपक्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी उस समय अपकारक ए की सांद्रता थी ए मोल, तो उत्पाद की सांद्रता उस समय होगी 0 मोल, यानी कि जब अपक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई थी उस समय उत्पाद बना ही नहीं होगा। ये सब कब है बच्चों? ये सब है प्रारंभ में। कब है? प्रारंभ में। और प्रारंभ में क्या होगा? समय t कितना होगा? 0। अब बच्चों मान लिया कि जब अपक्रिया स्टार्ट हुई और t समय गुजर गया, तो मान लिया जब t समय गुजर गया उस समय एक ही जो उत्पाद है इसकी सांद्रता हो गई x मोल। x मोल सांद्रता हो गई उत्पाद की MOL। कब? t समय पश्चात। t समय पश्चात। ध्यान से बच्चों आप समझते जाइएगा। उत्पाद x मोल बना, अब कारक कितना था? a मोल, तो अब बचा कितना होगा? a माइनस x मोल। कितना बच रहा है बच्चों? a माइनस x मोल। इतना अब कारक बचा t समय पश्चात। अब बच्चों यहां हम लगाएंगे द्रव अनुपाती क्रिया का नियम और अपक्रिया का वेग निकालेंगे। द्रव अनुपाती क्रिया के नियमानुसार, बच्चों द्रव अनुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है कि किसी अपक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के या सक्रिय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, और अगर एक से अधिक अपकारक पदार्थ हैं तो उन सबके सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ अपक्रिया का वेग क्या है? यहाँ अपक्रिया वेग का मतलब है अपक्रिया का तात्कालिक वेग, यानी कि तात्क्षणिक वेग, जो क्या होता है? dx dt। ये अनुक्रमानुपाती होगा। अब कारक यहाँ कौन है? a है, तो a की सांद्रता की घात 1 के, चूंकि ये प्रथम कोट की अपक्रिया है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? देखो बच्चों, dx dt अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक नीतांक यहां हम जोड़ेंगे, जहां के एक क्या है बच्चों? नीतांक या स्थिरांक, जिसे प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। वेग स्थिरांक कहते हैं। देखिए, आप लोगों में से जिन बच्चों ने शून्य कोट अपक्रिया के वेग समीकरण का डेरिवेशन नहीं देखा है, तो आप पहले उसे देख लें, ताकि उसमें बहुत सारे बेसिक टर्म्स मैंने एक्सप्लेन किए जिनका यहाँ पर यूज होने वाला है। तो पहले उसे आप देख लेंगे तो इसका समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा? या dx dt इक्वल टू k। अब a की सांद्रता कितनी है बच्चों? a माइनस x, और इसकी पावर 1। पावर 1 तो बच्चों पावर 1 तो सभी की होती ही है, इसको मैंने शो कर दिया है चूंकि ये प्रथम कोट अपक्रिया है। अब इसको बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस एक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और dt को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो इसमें थोड़ी मैथमेटिक्स यूज करेंगे और इसको क्या लिख सकते हैं? dx अपॉन a माइनस एक्स, और इसको क्या लिखेंगे? k dt। अब इसको बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं? पूरा अब यहां से मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है। जो बायोलॉजी के बच्चे हैं वो भी ध्यान दें।
इतनी टफ मैथमेटिक्स नहीं है कि आप परेशान हो जाएं। अब बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं 1 ए माइनस एक्स। ध्यान देंगे बच्चों तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ये मैं लिख रहा हूं 1/a-x और dx, इसको इस तरह से लिख रहा हूं। ये और ये एक ही बात है, केवल फॉर्म चेंज कर दिया मैंने। इज इक्वल टू के डी टी। अब मैं करूंगा दोनों पक्षों का समाकलन, जिसको मैंने जीरो ऑर्डर के वेलोसिटी इक्वेशन में आपको एक्सप्लेन किया था। इसीलिए मैं कहता हूं पहले आप उसका डेरिवेशन देख लें, फिर इसे देखें। आप लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन इंटीग्रेशन करने पर क्या हो जाएगा बच्चों? समाकलन का ये चिन्ह होता है, तो 1/a-x dx इक्वल टू के डी टी। और एक यहाँ पे नियतांक भी जोड़ते हैं जिसको बोलते हैं समाकलन स्थिरांक या नियतांक। अब बच्चों देखो, अब या तो मैं आपको यहाँ फार्मूले बता दूं। देखो बच्चों समझो यहाँ पे चलो फार्मूला बता दे रहे हैं। इंटीग्रल या इंटीग्रेशन ऑफ 1x dx इक्वल टू होता है log x बेस e। ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1x dx इक्वल टू log x बेस e। अब यहाँ पर बच्चों यहाँ पर ये 1/a-x ये इसी के समरूप लिखा हुआ है। अब इसका अलग से अगर हम इंटीग्रेशन करें तो बच्चों अच्छा ठीक है, पहले इसको मैं आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूं, बाद में इसे आगे बढ़ाऊंगा। देखिए बच्चों इंटीग्रेशन को हम i मानते हैं, i इक्वल टू 1/a-x dx। ये हमारा यहाँ क्वेश्चन बन रहा है, मैथमेटिक्स बता रहा हूं आपको। तो मैं अब ये इसी के समकक्ष है, ये एक फार्मूला है बच्चों, ये इंटीग्रेशन का एक फार्मूला है। तो हम पहले क्या मान लेंगे, यहां सपोज कर लेंगे, अब मान लेंगे, माना a-x इक्वल टू टी, चलो टी मान लेते हैं। तो अब इन दोनों तरफ का हम करेंगे अवकलन। क्या करेंगे? अवकलन। तो a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन होता है 0, और इसके बाद माइनस चिन्ह, x का अवकलन dx और t का अवकलन d। अवकलन में बच्चों d लग जाता है। अब मैथमेटिक्स वाले जानते होंगे डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको, बायोलॉजी वाले समझें कि इनके साथ d जुड़ जाएगा, ऐसे समझो इनके साथ d जुड़ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि dx की वैल्यू यहां आएगी माइनस dt। ठीक है, ये जीरो हट गया, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। इट मींस dx की वैल्यू क्या आएगी? माइनस dt। कब? जब हम a-x की जगह t रखेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास आ गया 1/t और यहाँ क्या रख देंगे? माइनस dt। यानी कि हमने a-x की जगह t रखा, तो dx की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा? माइनस dt। अब माइनस चिन्ह को अगर हम बाहर लाएं तो हमारे पास आ गया 1/t dt। जिस तरह से 1/x dx का समाकलन log x होता है, ठीक उसी तरह से 1/t dt का समाकलन हो जाएगा log t। यानी कि इसकी वैल्यू आ रही है माइनस log बेस e t। ठीक है, यानी कि इसका जो समाकलन आ रहा है, क्या आ रहा है? माइनस log t और बेस e। और अब हम t की वैल्यू यहां पुट करें। t की वैल्यू देखिए बच्चों, t की वैल्यू क्या है? a-x। तो लास्ट में हम t की वैल्यू जब पुट कर देते हैं तो आंसर मेरा आ जाता है log a-x बेस e। log a-x बेस e, यानी कि इसका जो समाकलन आ रहा है ये आ रहा है माइनस log a-x बेस e। यानी कि ये इसकी जगह पे क्या आएगा? माइनस log a-x बेस e। ये मैथमेटिक्स है जिसका यहां पर यूज हो रहा है, आप इसको इस ढंग से समझें। ठीक है, बायोलॉजी वाले क्या करें? बायोलॉजी वाले इसका डायरेक्ट इस चीज को समझ लें कि अवकलन करेंगे तो इनके साथ डी जुड़ जाएगा और इसका इतना समाकलन आ जाएगा। या इसको ऐसे समझें, यहां माइनस है तो माइनस चिन्ह यहां लगेगा और हो जाएगा log a-x और बेस में e जुड़ेगा
और यहां से के तो बाहर आएगा, अंदर क्या रहेगा, अंदर क्या रहेगा बच्चों, 1 dt प्लस सी। ठीक, ये बच्चों कहीं पर आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। ये हमारा एक्सप्रेशन चल रहा है, ये मैंने आपको मैथमेटिक्स समझा दी कि क्यों इसकी जगह पे मैंने ये राइट डाउन किया है। तो बच्चों अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको साफ करके आपको आगे इसे समझा सकूं। स्क्रीनशॉट लो। ठीक बच्चों, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब मैं इसे साफ कर रहा हूं और अपना डेरिवेशन आगे बढ़ा रहा हूं। तो बच्चों अब हमारे पास क्या आया, माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स, और इधर हो जाएगा टी और प्लस सी। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, जहां सी क्या है जानते होंगे आप, जहां सी समाकलन क्या है, स्थिरांक है, जहां सी समाकलन स्थिरांक। अब सी की वैल्यू हमें पता करनी है, तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, जब कंडीशन लगाएंगे जब t बराबर 0, यानी कि जब समय 0 है उस समय बच्चों, उस समय x की वैल्यू 0 है, x बना है मतलब उत्पाद बना ही नहीं था। जब t इक्वल टू 0 तब 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 बच्चों x इक्वल टू 0। अतः अतः ध्यान से समझते जाइए बच्चों, इस डेरिवेशन में दम नहीं है। अतः समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 में t इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। देखिए क्या आएगा, माइनस लॉग बेस ई ए और x की जगह 0, के t की जगह 0 प्लस सी। कुल मिला के हमारे पास आ रहा है log a बेस e इक्वल टू सी। इट मीन्स c इक्वल टू माइनस log a बेस e। ठीक, अब इस c की वैल्यू हम पुट करेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इधर वाला आप करता हूं साफ। ठीक, तो c की वैल्यू जब हमारी आ गई है तो ये c की वैल्यू हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। यहां से अब इधर आएंगे, अतः समीकरण 1 से क्या हो गया हमारे पास, माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी। अब सी की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस लॉग ए बेस ई। ठीक, हमें बच्चों के की वैल्यू डिटरमिन करनी, के की वैल्यू डिटरमिन करनी है, तो इसको हम उठा के इधर लाएंगे। क्या आएगा, ये अब प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा लॉग ए बेस ई, और ये माइनस का, माइनस लॉग ए माइनस एक्स, और बेस में इसके क्या है, ई, बेस में इसके ई बच्चों नेचुरल लॉग होता है, इक्वल टू के टी। अब बच्चों एक फार्मूला होता है लॉग का फार्मूला एक होता है, इसको मैं यहां बता रहा हूं। चलो आपको इधर चलो बता दूं, लॉग एम अपॉन एन बराबर होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। इसको ध्यान में रखेंगे, कहने का मतलब अगर log m माइनस एन लिखा हुआ है, log m माइनस log n लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे हम log m बटे n लिख सकते हैं। तो देखिए ये यही फॉर्म है, ये वाला फॉर्म यहाँ रखा हुआ है। देखो log a माइनस log a माइनस एक्स, m की जगह पे a है, n की जगह पे a माइनस एक्स है। इसको हम लिख सकते हैं log बेस e बना रहेगा a अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी। अब इसको बच्चों के टी को पहले लिख लेंगे, अथवा के टी इक्वल टू लॉग बेस ई ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो के की वैल्यू आ रही है के इक्वल टू 1 अपॉन टी लॉग बेस ई ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये बच्चों आ गया प्रथम कोटि अपक्रिया का वेग समीकरण। ये बच्चों फार्मूला है, इसको नोट करो, फिर मैं इसे हटा रहा हूं।
ठीक, तो अब ये बच्चों नेचुरल लॉग के फॉर्म में है। अगर इसको हम लॉग का बेस 10 कर दें, इसको स्टैंडर्ड लॉग में ले जाएं। बच्चों एक बात समझो, लॉग का जब बेस ई होता है तो उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं। और लॉग का जब बेस 10 हो जाता है तो उसको स्टैंडर्ड लॉग बोला जाता है। ठीक, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। नेचुरल लॉग को जब हम स्टैंडर्ड लॉग में ले जाते हैं, स्टैंडर्ड लॉग में ले जाते हैं, तो बच्चों उसमें हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए बच्चों, या हम इसको लिखेंगे के इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 अपॉन टी। अब लॉग का जो बेस है वो चेंज हो जाएगा, अब ये हो जाएगा स्टैंडर्ड लॉग, लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो अब बात आपको समझ में आ गई होगी, नेचुरल लॉग को जब स्टैंडर्ड लॉग में ले जाते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2.303 से। इसी को हम प्रथम कोट अपक्रिया का वेग समीकरण कहते हैं, जो कि प्रथम कोटि अपक्रिया का क्या है बच्चों? वेग समीकरण है। इसे बच्चों आपको याद रखना है, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। कैसे याद रखेंगे? के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक बच्चों, अब इसे साफ करते हैं और आपको बताते हैं प्रथम कोट अपक्रिया के वेग स्थिरांक के का मात्रक। किसका मात्रक? के का मात्रक। देखिए बच्चों, प्रथम कोटि अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक, ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मात्रक अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है, अगर आप मेरे लेक्चर वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि मैं मात्रक हमेशा फार्मूले से निकालता हूं। तो प्रथम कोट अपक्रिया का वेग समीकरण ये है, यही से हम के का मात्रक डिटरमिन यानी कि फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका वेग समीकरण के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स से। अब ध्यान देना बच्चों, यहां से आएगा के का मात्रक, यहां से आएगा के का मात्रक। देखो जो शुद्ध संख्या होती है उसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो 2.303 शुद्ध संख्या, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो हम लिखेंगे 1/t क्या है? समय, 1/समय का मात्रक, 1/समय का मात्रक। ठीक है, 1/समय का मात्रक। अब ध्यान दो, यहाँ a सांद्रण है, a माइनस एक्स भी सांद्रण है, तो ऊपर भी सांद्रण का मात्रक, नीचे भी सांद्रण का मात्रक, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि वहां अब आगे हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास आ गया समय का मात्रक, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पूरे की पावर आ जाएगी -1, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के का मात्रक इक्वल टू समय का मात्रक पावर -1।
अब इसका मतलब ऐसे समझो, जैसे मान लो समय दिया है आपका सेकंड में, तो k का मात्रक आ जाएगा सेकंड पावर -1 यानी कि सेकंड इनवर्स। अगर मिनट दिया है तो k का मात्रक आ जाएगा मिनट इनवर्स। अगर आवर दिया है, घंटा दिया है, तो इसका मात्रक आ जाएगा आवर इनवर्स। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, और मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी में करिएगा नोट। तो बच्चों अब इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको प्रथम कोट अपक्रिया का वेग समीकरण कैसे डिटरमिन करते हैं बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। प्रथम कोट अपक्रिया क्या है ये भी समझ में आई होगी। तो बच्चों अगर ये लेक्चर वीडियो आपको समझ में आ गया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल 11th और 12th की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करने के लिए ही बना है। थैंक यू सो मच।